सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। पहले ये खबर थी कि महंगाई बढ़ने की शरह 60 साल की कम तरीन सतह पर पहुंच गई है और अब गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद अगले महीने से महंगाई बढ़ने की पेशगोई कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि आलमी सतह पर मालियाती दबाव बढ़ रहा है। IMF के स्प्रिंग मीटिंग्स के बायस किस्त में ताखीर मुतवक्की है और अगले महीने से अफराते ज़र में इजाफा हो सकता है। दूसरी जानिब IMF ने पाकिस्तान की गवर्नेंस पर एतराज़ात उठा दिए। IMF के कानूनी मिशन ने पाकिस्तान में 12 दिन गुजारे, जिसमें से तकरीबन 30 तंजीमों और महकमों के साथ काम किया। वफ्द ने सिविल सर्विस की सियासत, कमज़ोर तंजीमी एहतसाब और कलील मुद्दती अहदाफ पर ज़रूरत से ज़्यादा तवज्जो जैसी खामियों की निशानदेही की है। इन खामियों की दुरुस्तगी के लिए हुकूमत क्या कर सकती है और किस्त में ताखीर से महंगाई के अलावा किन मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, इस करते हैं सीनियर एनालिस्ट एहतशामुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही साथ इकोनॉमिस्ट हैं हारून शरीफ साहब, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। दोनों को वेलकम कहेंगे प्रोग्राम में। मैं आगाज़ करूंगी हारून साहब आपसे। अभी महंगाई की शरह में हम देख रहे थे सुस्त रवि थी, जिसके हवाले से कहा जा रहा था कि जी बड़े अरसे से क्लेम्स भी किए जा रहे थे, लेकिन जो उसका लुत्फ था वो आवाम अभी उठा नहीं सकी थी, भरपूर फ़ायदा नहीं उठा सकी थी। उस पर गवर्नर स्टेट बैंक ने अब ये एक नई खबर सुना दी है कि अगले माह से अफराते ज़र में इजाफा हो सकता है। अब इसकी वजह आप क्या समझते हैं? क्या IMF की जो किस्त में ताखीर होना है या कुछ और मामलात भी हैं? जी, महंगाई को जो पाकिस्तान के अंदर बहुत बढ़ गई थी कोविड के बाद और फ्लड्स के बाद, देखिए उसको IMF प्रोग्राम के तहत वो इस तरह कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि वो मनी की सप्लाई को कम करते हैं, शरह सूद को बढ़ाते हैं ताकि कम पैसा जाए मार्केट में, लोग कम इखराजात करें। जब कम इखराजात करेंगे तो सप्लाई और डिमांड में महंगाई कम होना शुरू हो जाती है। अब शरह सूद उन्होंने आधी कर दी, उससे अब लोगों ने फिर से कर्ज लेने शुरू कर दिए और ये साइकिल होता है। महंगाई की शरह कभी भी आप मंथ वाइज उस पर क्रेडिट नहीं लेते, वो पूरे साल की एवरेज होती है। और हम सारे जो हैं एनालिस्ट और इकोनॉमिस्ट जो समझते हैं इस चीज़ को, हम कह रहे थे कि आपकी 5-6% पे जाएगी, क्योंकि ये एक साइकिल है। अब आपने इसको हम ईजिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। एक तो उसका इम्पैक्ट आता है, दूसरा आप देखें रेमिटेंसेस बढ़ गई हैं, अच्छी बात है, लेकिन जब पैसा आता है तो लोग उसको खर्चते हैं। असल प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान में प्रोडक्टिविटी चीज़ें कम बनती हैं। जब आप खरीदते हैं तो इम्पोर्टेड होती हैं, महंगी होती हैं, डॉलर्स चाहिए होते हैं और पाकिस्तान पे फिर से प्रेशर आने शुरू हो जाते हैं। तो ये महंगाई की शरह आप देखते हैं ये 6-7-8% पे एवरेज होगी सालाना, और यही प्रोजेक्ट किया जा रहा था। उसमें कोई ऐसी बड़ी तज्जुब की बात नहीं है। और ये मैक्रो इकोनॉमिक लेवल के ऊपर एनालिसिस था। लोगों को कीमतें कम नहीं हुई हैं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बिल्कुल जो बढ़ गई थी, हाँ, वहां उनकी मजीद बढ़ने की शरह कुछ कम हो गई है। बिल्कुल ठीक है। एहतशाम साहब, इसके साथ इस पे अपना तज्जिया देने के साथ ये ऐड ऑन कीजिएगा, ये जो कंक्लूसिव मीटिंग हुई है IMF की कल, उसमें जो इनिशियल असेसमेंट उन्होंने शेयर की है, उसमें जिन जिन चीज़ों की जानिब निशानदेही की गई है, अब ये कितना चैलेंजिंग होगा पाकिस्तानी हुकूमत के लिए इनको ओवरकम करना, क्योंकि अगस्त में इसकी रिपोर्ट भी शाया कर दी जाएगी, पब्लिक कर दी जाएगी बेसिकली। देखिए, हम ना IMF तो बार बार हमारी शॉर्ट कमिंग जो है उनको बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ आपको क्या करने की ज़रूरत है, गवर्नमेंट का रोल कम करने की ज़रूरत है, प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ाने की ज़रूरत है। उसमें हम देख रहे हैं काफ़ी हद तक काम हुआ है, लेकिन वन गो में तो शायद इतनी आसानी के साथ होता नज़र नहीं आ रहा। नतीजतन यही है कि पाकिस्तान की हुकूमत जो है शदीद दबाव में रहती है IMF के। आपने देखा प्राइम मिनिस्टर साहब ओपनली कह रहे होते हैं जी बिजली कम करनी है तो IMF से पूछना पड़ेगा, पेट्रोल प्राइसेस कम करनी है तो IMF से पूछना पड़ेगा, तो ऐसे जकड़े गए। लेकिन हम ना 2-3 चीज़ें जिस पे मेरा बड़ा कंसर्न है। देखें, अब ये जमील साहब क्या कहते हैं, इनकी रिपोर्ट क्या कहती है कि मौजूदा माली साल के लिए इन्होंने 23 से 25% महंगाई की शरह रखी थी, अब उसको कम करके इन्होंने 21% कर दिया है। यानी मौजूदा माली साल में ये किसी वक्त 21% हो जाएगी। आपने बड़ा इतने अरसे से बातें करने के बाद 0.7% पे आप ले आए, 1% से भी कम। आप 38% से आपने 2022 के बाद जो है ना महंगाई की जो चली गई थी उसको कम किया। फिर लोग सवाल तो यही कर रहे हैं ना, जो जैसा हारून साहब भी बात कर रहे हैं, आप मैं रोज़ाना कहते हैं कि महंगाई की शरह
बढ़ने में कमी हुई है, लेकिन फैक्चुअली महंगाई कम नहीं हुई। अभी आप देख लें चीनी का बुरान देख लें आमना कितना है, कितना ज़बरदस्त बयान दिए गए, वार्निंग दी गई इसाक डार बाकी लोगों ने कि जी ये चीनी 164 रुपये पे बिकेगी, आज भी 180 रुपये है। ये क्या चीज़ें बात करती हैं कि गवर्नेंस नहीं है, मिसमैनेजमेंट है, करप्ट प्रैक्टिसेस हैं। और दूसरी बात है आमना, मेरे लिए बड़ी हैरत की बात है कि इतनी तेज़ी के साथ दोबारा क्यों कीमतें बढ़ेंगी, जबकि आप रेमिटेंस आपकी बढ़ गई हैं, आपका करंट अकाउंट सरप्लस में $700 मिलियन का चला गया, ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस इतनी नीचे आ चुकी हैं, पेट्रोलियम प्राइसेस दुनिया में नीचे हो चुकी हैं। तो मतलब है कि कोई वजह होनी चाहिए ना। और फिर आपका ये पॉलिसी रेट आपका 12% है और आप 50 बेसिस पॉइंट और कम करने जा रहे हैं। ये हारून साहब की बात में वजन तो ज़रूर है आमना, कि वो ठीक कह रहे हैं कि जब आप इंटरेस्ट रेट कम करते हैं तो फिर लोग बोरो करते हैं जब, तो उसके बाद आप इंडस्ट्री लगाते हैं तो फिर महंगाई बढ़ती। लेकिन उसकी इतनी तेज़ी से जनाब कमी होना, बढ़ना, मेरा ख्याल है ये ठीक नहीं। मिसमैनेजमेंट है, पुअर गवर्नेंस है, और इस पे अकाउंटेबिलिटी का कोई महवर ही नहीं है कि पूछ सके। और फिर एक और इम्पोर्टेंट बात आमना, अकाउंटेबिलिटी के तो हवाले से उन्होंने भी बात कर दी है ना, रोने का इज़हार के जी अकाउंटेबिलिटी के हवाले से तो IMF ने भी बात कर दी है कि ऑर्गेनाइजेशनल अकाउंटेबिलिटी बेहद कमजोर है यहाँ पर। एग्जैक्टली जी। औरंगजेब साहब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने पिछले हफ्ते एक मरतबा फिर ये बात की है कि मुझे, उन्होंने अफसोस के इज़हार के साथ अपने गुस्से का इज़हार भी किया। वो कहते हैं कि जी महंगाई तो कम नहीं हुई, हम तो कह रहे हैं कि जी 1% होगी, लेकिन लोगों को चीज़ें महंगी मिल रही। उन्होंने माना इस बात को, फिर साथ ही वही बात दोहराई। उन्होंने कहा जी हम क्या करें, मिडल मैन, ये आर्थिक इंस्टीट्यूशन, खाने पीने की चीज़ों में उनका बड़ा रोल है। भाई यही गवर्नर है ना, गवर्नेंस है, यही तो मिसमैनेजमेंट है। आप इसको अगर रोक नहीं सकते, आपकी रेट नहीं हुकूमत की, तो लोग फिर यही कहेंगे कि भाई आप बैठे हुए हैं तो आप कम करके दिखाएं। मेरा ख्याल है आमना, मुझे नहीं लगती कोई जिसको कहते हैं ना कोजेंट, कोई प्लाजेबल एक्सप्लेनेशन नहीं लगती कि आप महंगाई को एकदम कह दें कि जी ये बढ़ना शुरू होगी। और मेरे लिए तो बड़ी हैरत की बात है कि जो जमील साहब कह रहे हैं कि 21% रहेगी महंगाई मौजूदा माली साल में, तो वो बेसिकली हमारा माइंड मेकअप कर रहे हैं हारून साहब की जानिब और बढ़ेगी। हारून साहब बेसिकली माइंड मेकअप किया जा रहा है कि जब अगला बजट है जरूर तगड़ा आने वाला है, जरा उसके लिए तैयार हैं अवाम, कमर कस लें, तो ये मामला कम होने वाले हैं। और साथ ही साथ ये IMF की जो किस्त में ताखीर है, इसकी क्या वजह आप समझ रहे हैं? जी पहले तो मेरा कमेंट जो IMF की गवर्नेंस और करप्शन पे रिपोर्ट है, उस पर मुझे खासा तज्जुब ये है कि ये रिपोर्टें सारी जो प्रोक्योरमेंट की होती हैं, गवर्नेंस की होती हैं, ये ऑलरेडी मल्टीलैटरल, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, यूनाइटेड नेशंस ये करते रहते हैं। आइडियली IMF को चाहिए था कि उन रिपोर्टों को उठा के उनको एक एनालाइज करते। उन्होंने जो एक खास अपना मिशन भेजा है कि एक स्पेसिफिक ये डिटेल रिपोर्ट करें, उसमें कोई नई चीज नहीं है। हमें पता है कि इदारे कमजोर हैं, हमें पता है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, हमें पता है अकाउंटेबिलिटी के मैकेनिज्म, रूल ऑफ लॉ कमजोर है। अब असल चीज जिस पे मुझे वरी है, IMF इस रिपोर्ट की बेस पर अगर आगे प्रोग्राम में कोई प्रायर एक्शन या कंडीशन बना देता है तो फिर पाकिस्तान के ऊपर मजीद दबाव आना शुरू हो जाएगा। जहां तक ट्रांच का ताल्लुक है, एक चीज बताइएगा कि क्या यही हारून साहब वजह है कि ये स्प्रिंग मीटिंग हो रही है IMF वर्ल्ड बैंक की, उसकी वजह से वो कह रहे हैं कि जी हमारी अगली किस्त जो है ना IMF की लेट हो जाएगी? आपको लगता है यही वजह है या कोई और वजह है? नहीं जी, मेरा ख्याल ये ऑपरेशनल वजह है। स्प्रिंग मीटिंग आपको पता है इतना बड़ा एक इवेंट होता है, पूरे हफ्ते 10 दिन का, उसकी तैयारियां हो रही होती हैं, IMF के बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर सब ने मिलना होता है, तकरीरें करनी होती हैं, तो वहां के 1-2 हफ्ते अगर डिले होता है तो अगर ये वजह है तो वो ठीक है। लेकिन मुझे अभी भी अपना एहतशाम मैं बात कर रहा हूँ, हमने 25-30 साल उस साइड से काम किया है। मुल्क जो है ये जो पाकिस्तान पे IMF रिपोर्ट कर रहा है ये बड़ी अनयूजुअल है। ये कोई अफ्रीका के 1-2 ममालिक पे की गई है, पाकिस्तान के ऊपर तो इतनी असेसमेंट हो चुकी है इस चीज के ऊपर। लेकिन IMF को हमारा जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का दफ्तर है वहां पे, ये उसकी नुमाइंदगी है कि उसने साइन ऑफ कर दिया कि जी आप जाएं और एक बड़ी रिपोर्ट पाकिस्तान पे इंडिपेंडेंटली कर लीजिए। तो हमें ये इसको खुद भी अपने आप को भी देखने की जरूरत है। अब अगर उसकी कंडीशन लगती है तो उसमें फिर प्रॉब्लम बढ़ सकती है। देखिए पहले तो जो हम सुन रहे थे माजी करीब की अगर हम बात कर लेते हैं, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं। IMF की जो डायरेक्टर का जो हमने देखा था इस हवाले से उन्होंने तारीफ़ की थी वज़ीर आज़म पाकिस्तान की। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने उस हवाले से एक्स पे बात भी की कि हम बड़े खुश हैं कि जी हमारी तारीफ़ हुई है कि पाकिस्तान कंप्लाई कर रहा है तमाम कंडीशंस के साथ। तो अभी भी हम खामियां जो अब इनिशियल असेसमेंट आई है उसमें तो बहुत सारे शॉर्ट कमिंग्स की बात की गई है, तो उनको किस तरह से देखा जाए? ये तजाद लग रहा है इसमें।
जी जी। जो क्रिस्टीना जॉर्जीवा ने तारीफ की है बिल्कुल। वो ये की है कि जो हमारे प्रोग्राम के प्रायर एक्शंस हैं पाकिस्तान उन पे अमल दरामद कर रहा है। राइट। अब ये रिपोर्ट जो है ये उस लोन का हिस्सा नहीं है, ये आईएमएफ का एक अलहदा मिशन है जो आके हमारी गवर्नेंस और करप्शन और इदारे स्टडी कर रहा है कि कितने इफेक्टिव हैं। अब ये जाके वहां पर बोर्ड को ये रिपोर्ट पेश करेगा। अरुण साहब, ये जो प्रायर एक्शन की आप बात कर रहे हैं, आप नहीं समझते कि सबसे बड़ी कामयाबी, मैं तो कहूँगा हमारे लिए भी है, सब उनके लिए भी ये है कि वो जो बरसों से था जी एग्रीकल्चर पे टैक्स, इनकम टैक्स लगना चाहिए, हम कहते थे ये तो सूबाई सब्जेक्ट है, सूबे लगा सकते हैं, हम लगा सकते। आपको लगता है कि ये इतने शदीद दबाव में जो किया गया इसका हमें कोई फ़ायदा होगा? एग्रीकल्चर इनकम टैक्स वाकई जो कहते हैं आज पोटेंशियल है, अभी भी 500-600 अरब रुपये का हमें मिलेगा। देखिए, आपको भी एहतशाम साहब पता है कि कानून बनाना एक चीज है, उसकी पॉलिटिक्स को मैनेज करना और इदारे को इतना मजबूत करना कि रिजल्ट आ सके वो एक और चीज है। अब आप देखना ये है कि रिटेलर पर, रियल एस्टेट वाले पर और एग्रीकल्चर पर जो कि सूबाई मामला है उसमें कितना टैक्स कलेक्ट होता है, ये अगले रिव्यू के अंदर आईएमएफ रिव्यू करेगा। जो अहदाफ बजट में देखना है कि क्या अहदाफ दिए जाते हैं, इसके बाद हम इस पे कमेंट कर सकेंगे। हमारा हिस्ट्री ये है कि हम कलेक्शन में और इम्प्लीमेंटेशन में नाकाम रहते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। हारून शरीफ साहब हमारे साथ मौजूद थे, एहतशाम साहब साथ ही रहेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, दीगर अहम स्टोरीज उन पर डिस्कस करेंगे। अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। हाइपरसोनिक हथियार वो मिसाइल हैं जो आवाज़ की रफ्तार से 5 गुना ज़्यादा तेज़ी से सफ़र करते हैं, यानी 5 मैच या इससे भी ज़्यादा। ये हथियार रवायती मिसाइलों के मुकाबले में ज़्यादा तेज़ी से हदफ तक पहुँचते हैं, जिससे उनका पता लगाना और रोकना मुश्किल हो जाता है। रशिया, चाइना, शिमाली कोरिया और अमेरिका इस टेक्नोलॉजी में सबकत ले चुके हैं और अब भारत भी इस दौड़ में शामिल हो चुका है। लेकिन भारत का जंगी जुनून यहाँ ख़त्म नहीं होता। भारत ने 2023 में 3.5 ट्रिलियन रुपए से ज़्यादा मालियत के हथियार खरीदे, जो इसे दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा फौजी अखराजात करने वाला मुल्क बनाते हैं। 2024 में भारत के जौहरी हथियारों की तादाद 5% इजाफे से 172 हो चुकी है। हथियारों के अंबार लगाने का भारतीय पागलपन ताकत के तवाज़ुन और खित्ते के अमन के लिए खतरा है। इसके पेश नज़र पाकिस्तान की दिफाई हिकमत अमली क्या होनी चाहिए, इसी पर बात करते हैं। एहतशामुल हक साहब के साथ किया है डिफेंस एनालिस्ट ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन खान साहब। थैंक यू सो मच वकार साहब। मैं आप ही की जानिब सबसे पहले आ रही हूँ। अभी तो हम जिस तरह से देख रहे हैं, वैसे तो दुनिया भर में ये जो हाइपरसोनिक वेपन्स हैं इनकी जो मार्केट है इसमें एक सर्ज देखा जा रहा है। मेरे सामने जो स्टैट्स हैं, 2024 में $8.5 बिलियन पे ये मार्केट खड़ी थी और ग्रो करके अब ये कहा जा रहा है 2032 तक एक्सपेक्टेडली $US ये $18 बिलियन बनती है। तो आप ये क्या देख रहे हैं कि एक तो इसमें रेस में हम देख रहे हैं कि रशिया, चाइना तो है ही, US भी है, साउथ कोरिया भी है। इसके बाद हम ये देख रहे हैं कि भारत भी इसमें तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। ये भारत की जो जारहाना मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन की आप क्या वजह समझ रहे हैं, क्या अज़ाइम क्या है बेसिकली भारत के? जी, थैंक यू वेरी मच। बेसिकली आजकल जो बात होती है वॉरफेयर में, वो मल्टी जो डोमेन है, फुल स्पेक्ट्रम वॉरफेयर है। उसमें काफी मिसाइल उसका एक हिस्सा है। इसके अंदर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, फिर आपके पास ड्रोन वॉरफेयर है, स्पेस टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। और अलग फजल से एक तो ये थोड़ा मैं तली करा दूँ कि पाकिस्तान हैज़ दी कैपेबिलिटी। मैं अरब न्यूज़ की देख रहा था रिपोर्ट लास्ट ईयर की कि पाकिस्तान ने जो हाइपरसोनिक सिस्टम है ये कोई 2-3 साल पहले एक्वायर कर लिए। वहाँ से आए हैं ये भी, इसको आई थिंक यू कैन सर्च। और जो GF-17 पे ये मिसाइल लगाए गए थे CM-400 AKG, सो विच इज़ मैक 5 जो है, तो उस लिहाज से आप डेफिनेटली भारत एक बड़ी इकोनॉमिक पावर भी है, मिलिट्री पावर है। अगर आप सिर्फ बजट का अंदाज़ा करें तो अगर लेट से आपका $8 से $9 अरब का बनता है सालाना, तो भारत जो है $85 अरब इस साल एलोकेट किया है। तो इट इज़ ऑलमोस्ट आप कह रहे हैं 10 गुना से ज़्यादा है। अच्छा, भारत बेसिकली एक स्केयर्ड नेशन है, वुड से जो गवर्नमेंट है। अभी आपने देखा बांग्लादेश में जिस तरह से चेंज हुई, उस पर स्केयर है। अभी वो 3 फ्रंट वॉर की बात करेंगे, जैसे चाइना में मारेगा, जैसे पाकिस्तान। तो पाकिस्तान को रीजन में भी अपनी गेम इस तरीके से करनी है कि सारा खर्चा आप डिफेंस पे ना लगाएं, बल्कि अलायंसेस के थ्रू आप स्पेस क्रिएट करें और उसको आपने हर लिहाज से जो है चेक करना है। तो एक तो पाकिस्तान टेक्नोलॉजी में पीछे नहीं है, स्पेशली पाकिस्तान एयरफोर्स की मैं बात कर, और दूसरा आपके पता सिस्टम है,
जो वो भी हाई स्पीड शॉर्ट रेंज वेपन सिस्टम है, जो इस तरह के लेट्स से कोई भी पाकिस्तान को थ्रेट क्रिएट हो तो उस पर जवाब दे सकते हैं। बाकी ये है कि भारत की जो हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी है और रशिया से लेट्स से एफिलिएटेड है। ओरिजिनल में ब्रह्मोस सिस्टम है जिसमें बेसिकली रशिया ने उनको हेल्प किया। और आपको याद होगा किसी दफ़ा कोई 3-4 साल पहले एक ब्रह्मोस मिसाइल इधर आके गिरा तो हालत है उनके कंट्रोल सिस्टम की। अच्छा, एक और चीज़ है कि मैन बिहाइंड द गन कौन है। आपने देखा कि जो 2019 में जब पाकिस्तान भारत का स्टैंड ऑफ हुआ और अभिनंदन को शूट डाउन किया गया, तो ये उनके पायलट्स की हालत है। अभी मैं देखता हूँ हर दूसरे दिन कोई ना कोई जहाज गिर रहा होता है। तो देयर इज अ सीरियस प्रॉब्लम रिगार्डिंग ह्यूमन रिसोर्स, चाहे वो ऑफिसर पार्टनर हो चाहे वो जवान हो, उस पर काफ़ी डेफिशिएंसी इस पर भारत को काम करना चाहिए। तो बाकी डेफिनेटली दुनिया को देखना चाहिए कि भारत जो इतना ज़्यादा डिफेंस एक्सपेंडिचर करता है, और एक रिपोर्ट ये कहती है कि 70-80 करोड़ बंदा पॉवर्टी लाइन से नीचे, खुद इंडियंस कहते हैं। तो उनकी प्रायोरिटीज क्या है? क्या वो बेसिकली एक इंफॉर्मेशन डोमेन में डोमिनेट करना चाहता है कि हथियार इकट्ठे करके लोगों को डरा लेगा? पाकिस्तान एक वेरी क्लियर, हमारे जो भी इश्यूज हैं उसमें पाकिस्तान का अपना एक स्टांस है और मैचिंग कैपेबिलिटी। बिल्कुल ठीक है। और एहतशाम साहब, इसको जो रीजनल ममालिक है इसको किस तरह से देखना होगा? क्योंकि अभी जो हमने देखा है 16 नवंबर 2024 को भारत ने एक सक्सेसफुली टेस्ट किया है लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल, और ये कहते हैं कि पाकिस्तान के काफ़ी हिस्से और साथ साथ चाइना के भी कुछ हिस्सों को ये कवर करता है। 1500 किलोमीटर का ये इसकी रेंज है। तो आप कैसे देख रहे हैं? अब बाकी ममालिक को भी सोचना होगा और पाकिस्तान को बाकी ममालिक के साथ डिप्लोमेटिकली इंगेज करना चाहिए ताकि रीजनल आर्म्स कंट्रोल मेजर्स ले सके हम। देखिए, अब ना ये जो हथियारों की दौड़ है ख़ित्ते में, इसमें हिंदुस्तान तो वाकई बहुत आगे जा चुका है। और सही बात कह रहे हैं ब्रिगेड साहब कि $85 बिलियन का उनका दिफा का बजट है। हम कई बरसों से $8 बिलियन पे खड़े हुए हैं। हम नहीं मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ आमना हमें ज़हन में रखनी चाहिए कि ये जो फ़ौजें रखी जाती हैं ये इसलिए रखी जाती हैं डेटरेंट्स के तौर पर। जिन मुल्कों की फ़ौजें होती हैं उनके दरमियान जंगें नहीं होती। अभी आपको स्पेसिफ़िक 2-3 चीज़ें मैं बताऊँगा अभी जिसका जिक्र किया गया। अभी देखें हुआ ये क्या था। अब ये जब पुलवामा का वाक़या हुआ था ना हमना, उस वक्त ये रूड अवेकनिंग थी जब हमने उनका अभिनंदन को रोका हुआ था। उस रात वापस नहीं गए थे, तो हिंदुस्तान ने उसी रात को फ़ैसला किया कि वो पाकिस्तान पे हमला करेगा और तय किया गया कि ये उकाड़ा वाली जगह पे एक वो मिसाइल मारा जाएगा। हमें चाइनीज़ ने मैं आपको बताऊँ, चाइनीज़ ने हमें रात को इतला दे दी कि ऐसा होने जा रहा है। उसके बाद फिर क्या हुआ, जनरल बाजवा ने, वो जो सेंटकॉम के चीफ़ हैं जनरल टोटल, उनको फ़ोन पे बताया कि भी देखें हम ये रफ़ाती हथियारों में हम पीछे हैं। अगर हिंदुस्तान ने ये काम किया, हमारी इत्तला है, तो हम फिर हमारे पास और कोई हल नहीं है, हम न्यूक्लियर हथियार मारेंगे। ठीक है ना। उसके बाद ये मामला रुक गया। लेकिन पाकिस्तान के लिए भी ये एक बड़ा लम्हा था कि हमने सोचा कि हमें भी कुछ करना चाहिए। तो हमने सक्सेसफुली इसको कहते हैं कि सुपरसोनिक मिसाइल हमने बनाया F2, और जो 23 मार्च को ये अपने लोगों ने इसको देखा भी। अब जो आगे जो हो रहा है ना, हम सुपरसोनिक की तरफ जा रहे हैं और साथ साथ हम इसमें अल्लाह भला करे ये हमारी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी के ज़रिए हम F3 और F4 ये मिसाइल बनाने जा रहे हैं। 450 अपना किलोमीटर के और 750 किलोमीटर के। तो ये बैलिस्टिक मिसाइल होंगे, सुपरसोनिक मिसाइल होंगे। और हिंदुस्तान में इस वक्त जो बहस हो रही है आमना, उनके थिंक टैंक और दिफाई अदारे ये लिख रहे हैं कि पाकिस्तान ने कैसे 2-2.5 सालों में कैसे टेक्नोलॉजी बना के सब कुछ कर लिया है। तो ये सारा कुछ पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह खुद किया है। लिहाजा अब हम किसी भी सूरत में हम किसी से पीछे नहीं हैं। हम हर जिसको कहते हैं ये जो करना चाहते हैं हमारे ख़िलाफ़ मिस एडवेंचर, इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। लेकिन हिंदुआता इंस्पायर्ड ये उनका जो सोच है उसको लेके मोदी साहब चले हुए हैं। उनके अंदर भी एक बहस हो रही है कि मोदी साहब के जाने के बाद ही फिर रीजन में अमन की बातें होंगी। लेकिन फॉर द टाइम बिंग हम वी कुडंट केयर लेस। तो हम हमारी तैयारी अब ज़बरदस्त तरीके से कायम है अल्हम्दुलिल्लाह। किसी तौर भी हम पीछे नहीं है। ये हाइपरसोनिक हमने जो है ना ऑलमोस्ट बना लिया हमने। जी बिल्कुल ठीक है, ये तो हमारी तैयारी होंगी। वकार साहब, जैसे अभी मैं एहतशाम साहब से भी बात कर रही थी कि ये जो रीजनल ममालिक हैं जिनमें चाइना और रशिया है, वो किस तरह से काउंटर मेजर्स हम कर सकते हैं, रीजनल आर्म्स कंट्रोल मेजर्स, वो कुछ इसमें अपना किरदार निभा सकते हैं? पाकिस्तान इनके साथ मिलकर कुछ इस तरह से किए कि ज़ाहिर खित्ते का तवाज़ुन जो है उसको भी बरकरार रखना है। जी बिल्कुल, जिस तरह जिक्र हो रहा था कि जब न्यूक्लियर वॉरफेयर की बात होती है तो बेसिकली तो पूरी दुनिया की तबाही की बात है। और ये एक ऑप्शन हमेशा रहता है कम कैपेबिलिटी वाले मुल्क। एक तो रीजन में पाकिस्तान के अच्छे रिलेशन है। अभी रशिया के साथ मिलिट्री टेक्नोलॉजी की भी आई थिंक कुछ न कुछ आमद है। चाइना आपका बड़ा आर्म सप्लायर है, लेकिन साथ साथ हम जॉइंट डेवलप लाइक JF-17 और जो हाइपरसोनिक सिस्टम्स की बात हुई,
वो पाकिस्तान में लेट्स से खुद भी डेवलप किया और फिर चाइनीज कोलैबोरेशन है। फिर टर्की के साथ फिफ्थ जनरेशन कान सिस्टम आ रहा है, अभी हम लोग इधर ही इस्तांबुल में, तो यहाँ बातचीत हो रही थी कि इंशाल्लाह जॉइंट डेवलपमेंट इसकी होगी। एक और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है भारत को रियलाइज करनी चाहिए कि जब आप हथियारों के दौर में बहुत आगे निकलते हैं और एक एसिमेट्रिक कैपेबिलिटी हासिल कर लेते हैं और दूसरी साइड न्यूक्लियर है, तो फिर न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड नीचे आ जाता है। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहले बात होती थी कि शायद 15-20 दिन की लड़ाई का ऑप्शन है, कन्वेंशनल वॉर होगी या उसके बाद न्यूक्लियर वेपन आएंगे, लेकिन जिस तरह आई थिंक शाम साहब ने जिक्र किया, जब भारत ने मिसाइल पोस्टिंग की तो विद इन 24 आवर जो है एस्केलेशन लेडर में पाकिस्तान ऊपर गया और एक मैसेज कम्युनिकेट हुआ और भारत जहाँ की तरह बैठ गया था। तो भारत को ये जरूर रियलाइज करना चाहिए कि ज्यादा हथियार पाइल अप करने से आप न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड को नीचे ला रहे हैं, जब नीचे आता है तो फिर आप बराबर है। अच्छा ब्रिगेड साहब, एक सवाल मेरे ज़हन में है। ब्रिगेड साहब एक सवाल प्लीज एक सवाल का जवाब दीजिएगा। देखें, ये इंटेलिजेंस फेलियर है हिंदुस्तान का बहुत ज़्यादा कि अब के वो 2 मिसाइल जो बनाने जा रहे हैं हाइपरसोनिक, जिसका नाम है नीरबे और प्रेलेले, तो ये इसके बारे में पाकिस्तान को पता चल गया कि ये हिंदुस्तान बना रहा है और इस पर हमने तैयारी शुरू कर दी। तो हिंदुस्तान में उनके अपने इदारे के लोग जो है ना, वो कह रहे हैं कि आपकी इंटेलिजेंस फेलियर है, आपको पता ही नहीं चला, ये अब छुपा के बना रहे थे, पाकिस्तान को पता चल गया इसका। जी बिल्कुल, उसमें डेफिनेटली आपका स्पेशली ह्यूमन इंटेलिजेंस जो है काफ़ी पाकिस्तान का गैर है, जो शेयर नहीं किया जा सकता। बाकी आप ये देखें कि भारत की जो इंडिजिनस कैपेबिलिटी पे इसमें बड़े सवालात भी हैं। लाइक कभी उनके अपने चीफ ने कहा कि जी हमें प्रॉमिस किया गया था जो पैसिफिक पेजेस जहाज है, और अभी तक शायद पहला स्क्वाड्रन प्रॉपर्ली डिलीवर नहीं हुआ, क्योंकि उसमें इंजन का भी था कि शायद अमेरिका से आने थे वटेवर। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू, दैट्स व्हाई फिर रफाल पे डिपेंडेंस है, कभी फ्रांस से ले रहे हैं, कभी अमेरिका से बातचीत हो रही है। तो इंडिजिनस, क्योंकि उधर भी करप्शन बहुत ज्यादा है, स्पेशली DRDO में जो उनके लेट्स से इंडस्ट्रियल मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पे काफी करप्शन के केसेस हैं। तो भारत को अंदर देखना चाहिए, बाकी देश शुड बैलेंस इट आउट के यार ठीक है, अंबानी अडानी तो बिलियनर्स हैं या मिटर्स हैं या टाटाज हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज 80-90% जो है गुर्बत की लाइन से नीचे, और ये खुद इंडियंस कहते हैं। ये उन्हें थे मोदी साहब इस चीज को कवर करते हैं। मेरे ख्याल में उनको होश के नाखून लेने चाहिए, इतना ज्यादा एक्सपेंडिचर करने के बजाय अपनी आवाम पे लगाएं, उसको डेवलप करें। ठीक है, थैंक यू सो मच। वकार हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे, ब्रिगेडियर साहब का शुक्रिया अदा करेंगे। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे, दीगर हम टॉपिक्स उन पर डिस्कस करेंगे। अभी हमने हमसाया मुल्क भारत की बात की कि वहाँ पर किस तरह के इक़दामात, जंगी इक़दामात बेसिकली किए जा रहे हैं। अब अफ़गानिस्तान साइड से इस बॉर्डर से क्या मामलात हैं, इस पर बात करते हैं। पाकिस्तान की मगरबी सरहद पर नए ख़तरात जन्म ले रहे हैं। खबर यह है कि अफ़गानिस्तान की तरफ से दरियाए कुनड़ पर डैम बनाने की तैयारियाँ तेज़ हो रही हैं। अफ़गान वज़ीर तवानाई ने वाज़ेह किया है कि अगर वसाइल मिले तो डैम ज़रूर बनेगा। उन्होंने कहा कि चाहे कोई खुश हो या नाखुश, हम आगे बढ़ेंगे। ये वही दरिया है जिसके पानी पर पाकिस्तान का इन्हिसार बढ़ रहा है। अगर ये मनसूबा नाज़रीन मुकम्मल हुआ तो पाकिस्तान के लिए पानी की फराहमी मज़ीद महदूद हो सकती है। पाकिस्तान पहले ही 50% पानी की कमी का सामना कर रहा है। UN की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पानी के शदीद बहरान वाले 10 ममालिक में शामिल है। अगर हुकूमत ने इसका मुस्तकिल हल ना निकाला और यही सूरत हाल बरकरार रही तो अगले चंद साल में मुल्क खुशहाली का शिकार होगा और ग़िज़ाई बहरान भी पैदा हो सकते हैं। इन सारे मसाइल का मुमकिन हल क्या है, इसी पर बात एहतशाम साहब के साथ हमें ज्वाइन किया सीनियर एनालिस्ट ज़ाहिर शाह शिराज़ी साहब ने भी। शिराज़ी साहब, आपको भी वेलकम कहेंगे प्रोग्राम में। अभी हम जो देख रहे हैं कि अफ़गानिस्तान अब बस ज़िद नज़र आ रहा है कि जी वो ये डैम बनाने जा रहा है अपने वाटर रिसोर्सेज को देखते हुए, और उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि अगर हमारे पास रिसोर्सेज हुए, फंड्स हुए तो ये काम तो ज़रूर होगा, अब उस पर चाहे कोई खुश हो या नाखुश हो। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अगर आपको मसाइल हैं तो ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करने की बजाय आप आएँ, टेबल पर बात करें। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जब बॉर्डर की सिचुएशन पर ये बात नहीं करते, उसका कोई हल नहीं निकला, तो क्या ये हल निकलेगा यहाँ पर? बहुत बहुत शुक्रिया आमना। मेरे ख्याल में जो मुल्ला मंसूर की स्टेटमेंट है बड़ी हॉस्टाइल और एग्रेसिव स्टेटमेंट है। दरियाई कुनड़ और दरियाई काबुल पर कानूनी तौर पर अफगानिस्तान की हुकूमत जो है वो किसी किस्म का डैम नहीं बना सकती, क्योंकि पाकिस्तान एक डाउन स्ट्रीम कंट्री है और मुल्क है, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान किसी किस्म का जो है वो आबी माहिदा नहीं है। ये एक लिहाज से हम देखें तो ये एक आबी जंग है जो कि हमारे
मशरकी बॉर्डर के ऊपर शुरू कर दी है, और इसमें ज़्यादातर जो सपोर्ट है वो हिंदुस्तान की जानिब से। आपने हिंदुस्तान की मिसाइल का जिक्र किया, हिंदुस्तान का जिक्र किया, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हिंदुस्तान ने वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर ना सिर्फ एक एग्रेसिव जंग है, मिलिटेंसी है, दहशतगर्दी को प्रमोट कर रहा है, दहशतगर्दों को कर रहा है, बल्कि यहाँ पे एक आबी जंग तकरीबन 15 से 20 डैम दरियाए कुनड़ और काबुल पर प्लान कर रहे हैं, जिसको इंडिया फंड कर रहा है। और यही नहीं है, मेरे ख्याल में देखें, ईरान के साथ 1970 में एक मुआहदा हुआ काबुल गवर्नमेंट का, और सलामा डैम जो कि हिलमन रिवर के ऊपर बन रहा है, दरिया के ऊपर बन रहा है, उसके ऊपर भी ईरान को एतराज़ात इसलिए क्योंकि तकरीबन 85% ईरान का पानी जो है वो रुक रहा है। और बार बार हमने देखा हामिद करजई से लेके अशरफ गनी तक और इससे पहले जो हुकूमतें थी और बाद में तालिबान की हुकूमत, वो पाकिस्तान और ईरान के ऊपर इल्ज़ाम लगाते रहे हैं कि वो इन प्रोजेक्ट्स को डिसरप्ट कर रहा है, यहाँ पे हमले भी कराए जा रहे हैं, यहाँ पे जो वर्कर्स हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। लेकिन असल जो मामला है वो ये है कि हिंदुस्तान सलामा डैम को भी फंड कर रहा है, बड़ी तादाद में जो है वो फंडिंग वहीं से आ रही है। दूसरा, ये जो बॉर्डर के ऊपर एरियाज हैं, अगर इनमें पानी रुकता है तो पाकिस्तान का तकरीबन 15 से 30% पानी कम होगा, और जो पेशावर वैली है जिसमें नौशहरा, चारसदा और पेशावर शामिल है, ये एक फूड बास्केट है हमारे सूबे की, ये मुकम्मल तौर पर खुश्क हो जाएगी। अब जो मामलात हैं देखा जाए तो ये दरियाए कुनड़ या दरियाए काबुल जिसको बोलते हैं, ये पाकिस्तान से जाता है हिंदुस्तान के अंदर, गिलगित बल्तिस्तान, यारकुन वैली, और उसके बाद हमारी जो लसपुर वैली है उससे ये दरिया होते हुए अरंदू से जाता है अफगानिस्तान, और फिर ये दरियाए काबुल बनता है। तो यही कहना चाहिए कि पाकिस्तान के जो प्लानर्स हैं, आपने कहा होगा क्या, होगा ये कि अगर हमारा कोई मुआहदा नहीं है अफगानिस्तान के साथ और हम चतराल के अंदर एक 15-16 किलोमीटर की एक डाइवर्जन करते हैं, एक नहर बनाते हैं, तो ये तमाम का तमाम पानी वापस पाकिस्तान के सिस्टम के अंदर आएगा। लेकिन अब बदकिस्मती ये है कि हमारे जो प्लानर्स हैं, इरसा है, दूसरे इदारे हैं, वो अभी तक सिर्फ प्लानिंग कर रहे हैं। 2011 में भी एक स्टडी की गई थी एनडीयू की जानिब से, जिसके ऊपर ये बात हुई कि अगर हम इस डाइवर्जन को करेंगे तो हमारा पानी जो है वो जाया नहीं होगा। तो मेरे ख्याल में अब इस वक्त है कि हम अपने पानी को बचाएं, क्योंकि पाकिस्तान पहले ही खुश्कसाली का शिकार है, और अगर ये डैम्स बनते हैं दरियाए कुनड़ और दरियाए काबुल पर, तो मेरे ख्याल में कम से कम पेशावर वैली मुकम्मल तौर पर बंजर हो जाएगी। लेकिन पहला मसला तो एहतशाम साहब फंडिंग का है। इस वक्त हम देख रहे हैं अफगानिस्तान बहुत सारे मसाइल का सामना कर रहा है, और उसमें एक सबसे बड़ा मसला जो यूएस की फंडिंग भी बंद हुई बाकी ममालिक से, हम देख रहे हैं तो $2 बिलियन to $3 बिलियन के दरमियान रकम दरकार होगी ये डैम्स बनाने के लिए। तो क्या ये सक्सेसफुली बना पाएंगे? एक तो पहला ये मरहला तय करना पड़ेगा। लेट्स से कि अगर इनके पास मसाइल ये अरेंज कर लेते हैं, फंडिंग अरेंज कर लेते हैं और ये बना लेते हैं, तो पाकिस्तान अपना किस तरह से उनको रोक सकता है? क्योंकि पहले जिस एक सिक्योरिटी इशू पे तो हम डायलॉग्स कामयाबी से नहीं कर पाए उनके साथ, जिस तरह का उनका रवैया है। तो आप कैसे देख रहे हैं कि क्या ऑप्शंस होंगे पाकिस्तान के पास? देखिए, हम ना आपने फंडिंग की बात की है तो मेरा ख्याल है पहले फंडिंग पे ही बात कर लेते हैं। देखें, ये डैमों में हमने देखा है कि दो अदारे हैं। एक मुल्क है जो हमने देखा आमतौर पे सबसे ज़्यादा मदद करता है, वो है एशियन डेवलपमेंट बैंक, और दूसरा जो है ना चाइनीज़ जो है ना वो हमने देखा कि डैमों को वो फ़ंड कर रहे होते हैं। अब ये दो बड़े 80-90% जो पैसा है ना डैमों पे इन दो जगहों से जाता है, चाइना से जाता है या एडीबी जाता है। अब जहाँ तक चीन का ताल्लुक है तो मैं नहीं समझता कि चीन जो है ना वो पाकिस्तान के मफादात को देखे बगैर उनको फंडिंग करेगा, और मेरी तलाश यही है, जो मैंने आज पता भी किया है, उन्होंने कहा कि ये बज़ाहिर दूर दूर तक इसका कोई वो नहीं लगता कि चाइना इस पे फ़ंड करेगा। हाँ, एडीबी भी करेगा तो उसको भी आपको पता है आमना, उसके पीछे भी अमेरिका की सियासत है। वो जब अमरीकी चाहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ना चाहते भी हो जाती हैं, तो उसका भी बहरहाल इस वक्त कोई हल नज़र नहीं आ रहा। उसकी वजह यह है कि जो भी बहरहाल चाहे सियासी मफादात के ताबे पैसा दे रहा हो, वो ये भी तो देखता है कि पैसा वापस कैसे आएगा। तो वहाँ तो आप देखने ना कोई गवर्नमेंट है, ना कोई ज़राअत है, ना कोई इंडस्ट्री है, ना कोई जिसको कहना चाहिए कि कोई इकॉनमी है वहाँ पे। तो लिहाजा ये बज़ाहिर नहीं लगता, ये सिवाय इसके कि स्टेज पे सियासी शोशा छोड़ने वाली बात है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब अगर हार्ड फैक्ट पे आप ना आ जाएँ, देखें ये दरियाओं का मसला आप यहाँ से देखें कि ये चाइना से सारे दरिया आते हैं। हिंदुस्तान के लिए चाइना जो है ना लो रिपेरियन कंट्री है, हम नीचे हैं तो हम लो रिपेरियन कंट्री चाइना के हिंदुस्तान के मुकाबले में आ जाते हैं। तो ये 500 के करीब छोटे बड़े दरिया ऊपर से हिंदुस्तान से आते हैं, बुनियादी तौर पे चाइना से आते हैं, फिर हिंदुस्तान से आते हैं, उसके ऊपर नीचे हम हैं, हम लो रिपेरियन कंट्री है। तो लिहाजा हमने देखा कि डैमों की सियासत में बड़ा नुकसान हुआ। जहां हमारी हुकूमतों ने वक्त पे फैसले नहीं किए, हिंदुस्तान ने फैसले किए, बड़े बड़े डैम बना लिए, कंट्रोवर्शियल भी बना लिए, कुछ नहीं हो सका। तो दूसरी तरफ ये भी है कि हमारी कुछ सियासी मजबूरियाँ भी हमने देखा कि बाज़ औक़ात पेश आई हैं। अब ये जो बाकायदा ये हिंदुस्तान, ये जो अब ये बात आ रही है कुन्नड़ दरिया पे, वो कह रहे हैं कि 1000 मेगावाट का हम जनाब ये डैम बनाने की कोशिश करेंगे। इसके लिए दो वजूहात हैं। देखिए, कुन्नड़ रिवर जो है ना ये
अफ़गानिस्तान के लिए लो रिपेरियन कंट्री है। ये कुंडर रिवर जो है ना, ये पाकिस्तान से जाता है, पाकिस्तान से जाने के बाद अफ़गानिस्तान में आना, ये वापस पाकिस्तान में आता है। तो लिहाजा ये इतने आसानी के साथ होता नज़र नहीं आ रहा कि पानी अपना पाकिस्तान दे पाएगा। दूसरी बात यह कि पाकिस्तान से ज़्यादा कंसर्न ताजिकिस्तान और ईरान के हैं इस पानी के हवाले से। यहाँ ईरान के भी, ताजिकिस्तान में भी, तो नहीं लगता कि वो इतनी आसानी के साथ होने देंगे। तो बाजार तो ये लगता है हमने कि अब पानी का मसला तो आप देखने वो कहते हैं फ्यूचर की जंगें पानी पे ही होंगी, यू नेवर नो। इसके लिए पेशबंदी सबको करनी चाहिए। कल हो सकता है कुछ सियासी मफादात के ताबे, चाहे हिंदुस्तान ही को देख लें आप, वो कहें कि चलें पाकिस्तान का गुस्सा निकालना है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, वो कहें जी हम आपको ये सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, पैसा देते हैं, वो बात की बात है। लेकिन बाजार ही नहीं लगता कि बाजार नहीं लगता। लेट मी फिनिश अपना ज़ाहिर शाह, लेट मी फिनिश। देखिए बुनियादी तौर पे सवाल इस वक्त ये उठाया जा रहा है कि प्रोवोकेशन क्या थी, इस वक्त ये बयान देने की क्या वजह थी। मेरी तलाश ये है और मेरी समझ ये कह रही है कि इस वक्त सिवाय इसके के छेड़ने के कि उनको लग रहा है कि इस वक्त पूरी दुनिया उनके करीब नहीं आ रही। आज देखने 3 बरस के करीब होते जा रहे हैं, उनकी हुकूमत को कोई अबूरी हुकूमत को रिकगनाइज़ नहीं कर रहा। वो अबूरी हुकूमत ही ख़त्म नहीं हो रही क्योंकि एक प्लाजिबल को हुकूमत आके बैठ जाए तो सारी दुनिया उनकी तरफ एंगेज हो सके, वही नहीं हो रहा। तो मुझे नहीं लगता दूर दूर तक ये कोई पॉसिबिलिटी है कि हो सके। जी चलें शाह साहब आप ऐड कर लें। देखिए एक तो इसमें जो देखिए ईरान के साथ दरियाए हिलमंद पे जो डैम है, सलामा डैम, उस पर तकरीबन 30% काम मुकम्मल भी हो चुका है और उसको ये USAID ने फंड किया। दूसरा, जिस वक्त अशरफ गनी और करज़ई की हुकूमत थी तो जो कम से कम 15 के करीब ऐसे स्मॉल प्रोजेक्ट हैं दरियाए कुनड़ और दरियाए काबल पे जो कि इनिशिएट हो चुके थे, लेकिन फिर खाना जंगी और दहशतगर्दी की वजह से या जो अफगानिस्तान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर के मामला थे उसके ऊपर जो है ये काम रुका। इस वक्त जो सबसे बड़ी फंडिंग इस वक्त इंडियंस कर रहे हैं। मेरे ख्याल में जो अफगानिस्तान और काबुल का क्लेम है वो यही है कि वो एक इंडियन कार्ड यूज करते हुए, इंडियन फंडिंग यूज करते हुए पाकिस्तान को प्रेशराइज कर रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट इशू ये है कि इस वक्त हमारे पास कोई एग्रीमेंट नहीं है, लिहाजा ये गैर कानूनी होगा। तो पाकिस्तान को अगर करना है तो अपनी जो चतराल के अंदर डाइवर्जन है वो लीगली वो कर सकता है। 15-16 किलोमीटर की हमें एक नहर बनानी है और ये तमाम का तमाम कजिया हल हो जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल में ये एक लटकती हुई तलवार है, क्योंकि अगर बाकी डैम पे काम शुरू होता है तो मेरे ख्याल में बड़ी मुश्किलात होंगी और है भी। तकरीबन कम से कम 15 से 20% इस पे काम हो चुका है, लेकिन लाइन ऑर्डर की वजह से जो है पेशबंदी करनी चाहिए पहले पाकिस्तान को। थैंक यू सो मच हमने तो हमें देखना, हमने डैम बादशाह डैम जिस पे हम फोकस कर रहे हैं कि ये भी 3,500 मेगावाट से ज्यादा का होगा। अब सवाल ये है कि ये मुकम्मल क्यों नहीं हो रहा। इस पे 3 दफा मुझे पता है कि जमीनों के पैसे ठेकेदारों ने खाए और इसको हल करने के लिए कोई हुकूमत, 3 हुकूमतों में आ रहा है ये प्रोजेक्ट, ये तीनों इसमें हमें नाकाम, उनका फेलियर दिखाई दे रहा है बादशाह डैम के हवाले से भी। बहुत शुक्रिया, बड़ा अहम मसला, इस पर आपने क्या इकदाम होने चाहिए, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। प्रोग्राम के आखिर में हम पोलियो की बात कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने इंकशाफ किया है कि मुल्क भर में 85,000 लोगों ने अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने से मना किए, रिफ्यूज़ कर दिए, जिनमें से 40% यानी 34,000 का ताल्लुक कराची से बताया जाता है और उनमें से 27,000 अफराद कराची के ज़िला शर्की से हैं। इससे पहले जनवरी में भी 2,92,000 से ज़ायद बच्चे वालिदैन के इनकार की वजह से पोलियो कतरों से महरूम रहे। इस वक्त नाज़रीन दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान ही पोलियो से मुतासरा ममालिक में हैं। पाकिस्तान में इस वक्त 4.5 करोड़ से ज़ायद बच्चों को पोलियो वैक्सीनेशन की ज़रूरत है। हर साल बाकायदगी से पोलियो मुहिम के बावजूद मुल्क से पोलियो का खात्मा मुमकिन नहीं हो पा रहा। रवां साल अब तक पोलियो के 6 केस सामने आ चुके हैं, जबकि गुज़श्ता साल 74 केस सामने आए थे। पाकिस्तान में पोलियो के खात्मे की कोशिशें अस्करियत पसंदी, गलत मालूमात और वैक्सीन के खिलाफ मुहिम जैसे चैलेंजेस का सामना कर रही है। हालिया इंकशाफात के बाद हुकूमत ने वैक्सीन से इनकार करने वाले अफराद की निशानदही का अमल तेज़ कर दिया है। ऐसे में अब पोलियो का खात्मा कैसे मुमकिन बनाना है, हुकूमत वक्त भी अपना काम कर रही है, लेकिन उसके साथ साथ हमने कैसे ताउन करना है ये हमने सोचना है, क्योंकि हमारे बच्चे का जो फ्यूचर है वो हमारे ही हाथ में है। तो उस फ्यूचर को आपने महफूज बनाना है और पोलियो के खतरों से इनकार नहीं करना। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।